हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीनेश यादव है और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई। जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। आप जाके देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए आपको, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हो चैनल के रूप में। और इससे पहले वीडियो डाला था, वीडियो के सेक्शन में भी जाके देख सकते हो। तो जो हमारा पहला पार्ट था, उसमें हमने कवर किया था यूकेरियोटिक कोशिकाओं तक। कहाँ तक? यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो हमारा था वो पूरा कर लिया था। इसमें लास्ट टॉपिक किया था यूकेरियोटिक कोशिका का राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम इसे आगे पढ़ने वाले हैं। वो है, इससे पहले बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है वो हम पूरा जो बायो का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। और ये बायो की सीरीज चल रही है। और ऐसे ही हम चाहता हूँ मैं कि आपको दूसरे भी केमिस्ट्री या फिजिक्स की सीरीज चलाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो कि चलाऊँ या ना चलाऊँ। और आज आपको बता दूं कि जो हमारी सीरीज है वो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, या 11th या 12th में हो, या फिर आप नीट 2027, 26 या 2028 की भी तैयारी कर रहे हो, या 29 की भी, तभी आपको ये बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यही सिलेबस होता है नीट का। तो वही हम कवर करवा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाएं, या उसे कहते हैं ससीम केंद्र की कोशिका भी कहते हैं। आप, उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे या फिर एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे होंगे। अगर नहीं है तो आप ले आइए प्लीज, और आप नोट करते जाइए। और इम्पोर्टेंट मैं बताते जाऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, वो आप नोट करते जाइए, क्योंकि उसी से नीट में क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं। सभी आद्यजीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है। जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है वो कहाँ होती है? सभी आद्यजीव, पादप हो गए, प्राणी हो गए, कवक हो गए, जिसे फंगस कहते हैं, उसमें सब में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होते हैं। जैसे कि कक्षयुक्त प्रतीत होते हैं, ये मान लो हमारी ये कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मान लो ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर ये केंद्रक हो गया, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे सब माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो ये चीजें होती है। अब हम इसके आगे देखेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है, जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं मिल रहा था। इसके अतिरिक्त यूकेरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय राजधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आइए अब प्रत्येक कोशिकीय अंग की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। आपको मैं बता दूं कि जो इसमें बोला गया है, जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, मतलब अलग अलग होती है। जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है, तो वही बताया हुआ है। आप पहले भी पढ़ते आए होंगे 10वीं तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर जगह आता है, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो। पादप कोशिका जो है उसमें कोशिका भित्ति और लवक और बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है, जो कि हमारे जंतु कोशिका में ये नहीं होती। लेकिन और एक ऐसी चीज होती है जो पादप कोशिका में नहीं होती लेकिन जंतु कोशिका में होती है। वो क्या है? वो है तारकाई, जो कि कोशिका विभाजन में हेल्प करता है जंतु कोशिका में। ये याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हम कोशिका झिल्ली। अब हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या है। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद पादप कोशिका की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली को संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। ठीक है, कब? तो वो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया 1950 के बाद। उसके देखो फिर मनुष्य की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स है, उसके रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली के बारे में हमें पता चला।
अब आगे देखते हैं। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि जीव कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किस किस की चीज की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है और आ चुका है। इस इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं। लिपिड कौन से होते हैं? फास्फोलिपिड होते हैं, जो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। लिपिड क्या होते हैं? झिल्ली के अंदर होते हैं, याद रख लेना। जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। जो उनका सिर होता है वो अंदर होता है, वो ध्रुवीय होता है, और जो पुच्छ होता है, जल भीरु होता है, वो कहाँ होता है? अंदर की तरफ, मतलब जो जल का मतलब पानी के साथ घुल जाए वैसा। इसमें सुनिश्चित होता है कि संतृप्त कार्बोहाइड्रेट को बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, याद रख लेना। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है। हम देख लेंगे, 8.4 डायग्राम होगा दिया हुआ है, वो देखते हैं कहाँ दिया हुआ है। ये रहा, जीव द्रव्य झिल्ली का तरल कृमि नमूना है। इसमें देख सकते हो आपके क्या क्या दिया हुआ है। ये है फास्फोलिपिड द्विस्थलीय, ये रहा, ये जो है वो। और ये अंगभूत प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन है, शर्करा। क्योंकि ये डायग्राम याद कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम भी नीट में आते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, आप देख सकते हो। ये रहा, कोलेस्ट्रॉल भी है, ये रहा, आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायग्राम दे देता है नीट में, और यहाँ पे जैसे नाम हटा देगा, कुछ भी फास्फोलिपिड द्विस्तरीय हटा देगा, ऑप्शन में दे देगा, कोलेस्ट्रॉल हटा देगा, अंगभूत प्रोटीन हटा देगा। तो ये मॉडल आप अच्छे से याद रखना। जीवद्रव्य झिल्ली का तरल किरमिर नमूना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जीवद्रव्य झिल्ली का जो नमूना है वो कौन सा है? तो वो तरल किरमिर नमूना है। ठीक है, वो याद रख लेना। फिर हम आगे देखते हैं। बाद में जैव रासायनिक संसाधनों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, और लिपिड भी पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मतलब अलग अलग कोशिकाओं में जो लिपिड और प्रोटीन का जो अनुपात है कि कितना प्रोटीन और कितना लिपिड जो अलग अलग होता है। मनुष्य की रुधिराणु इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, 52% और 40%। 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है और आ सकता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीनों भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। कौन? ये मान लो ये झिल्ली है, ये जो कोशिका थी, इसमें हम देख सकते हैं कौन से अंगभूत प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन के बारे में। तो दो अंगभूत प्रोटीन होते हैं, जिसमें परिधीय प्रोटीन होते हैं, वो क्या होते हैं? झिल्ली की सतह पर होते हैं। और अंगभूत प्रोटीन का होते हैं पूर्ण या आंशिक रूप से झिल्ली के अंदर धसे होते हैं। हम देख सकते हैं इसी में जो अंगभूत प्रोटीन है जो पूरी तरह से है, लेकिन जो आंशिक रूप से ये वाले वो परिधीय प्रोटीन है, ये सतह पे होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नीट में आ चुका है और आ सकता है। कभी आपने सुना होगा कि नीट की लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट होती है, तो आप समझ में आ गया होगा कि नीट के मतलब एनसीईआरटी की जो नीट के लिए लाइन टू लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सभी लाइन से नहीं बनता। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, आप नोट करते जाना। इसलिए इसी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, मेरी मेहनत रहती है, मैं अकेला काम करता हूँ अभी। ठीक है, फिर आगे देखिए। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमिर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसके अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्वी गति करता है। झिल्ली के भीतर गति की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। ठीक है, जो तरल है वो हम डायग्राम देख चुके हैं पहले से ही इसमें, तो आप याद रख लेना कि जो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना है तरल किरमिर नमूना, वो किसने दिया? तो याद रख लेना कब दिया? तो 1972 में। और किसने? तो सिंगर और निकलसन ने दिया। ये भी आ चुका है नीट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, हमने डायग्राम देख ही लिया है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्रवण, अंत कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखो, जो हमारी झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, उसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं? तो याद रख लेना, तरलीय प्रकृति है, इसीलिए काम है, मतलब थोड़ा क्या बोलना चाहिए, लिक्विड होगा, मतलब पानी पानी थोड़ा होता है ना, वो तरलीय आप समझ सकते हो। कोशिका वृद्धि मतलब कोशिका बढ़ाने में हेल्प करेगा। फिर
अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण, मतलब जो अंदर कोशिका है उसको आपस में जोड़ने वाला काम, उसका काम। स्रवण, अंतर कोशिका, फिर है कोशिका विभाजन में भी महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आगे दिया हुआ है हमारा, जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसके अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है। कौन सी होती है? चयनित पारगम्य जीवद्रव्य झिल्ली। यह भी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। जो किसी को एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहेंगे? निष्क्रिय परिवहन। उदासीन विलय सांद्र प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं, जल भी इस झिल्ली के से उच्च सांद्रता से निम्न की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मान लो ये पहाड़ है, समझ लो ये वाला। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये क्या है। अभी पहाड़ बनाया था वैसे ही बनाते हैं। ये वाला पहाड़ है समझ लो, और आपको यहाँ से यहाँ है ऊपर, आप यहाँ से यहाँ आना चाहिए। मतलब कौन सी सांद्रता? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आना है तो आपको कुछ एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसमें क्या है? वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन? वाहक प्रोटीन, याद रख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आगे, कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रण प्रवणता के विपरीत, जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होती है, नीचे से ऊपर। अब पहाड़ में चढ़ोगे तो एनर्जी लगेगी, लेकिन ऊपर से नीचे आने में कम एनर्जी लगेगी या लगेगी ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा के आधारित प्रक्रिया होती है। ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है। क्या होता है? एटीपी, जिसमें सक्रिय परिवहन कहते हैं, वहाँ निष्क्रिय परिवहन था। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम अपम या पोटेशियम अपम पंप कहते हैं, या सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप यूज होता है सक्रिय परिवहन के लिए। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कोशिका झिल्ली देख लिया, अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति। क्या देखते हैं हम? कोशिका भित्ति। वैसे हम प्रोकैरियोटिक में भी देखे थे, तो आप देखना कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, वो भी देखेंगे। आपको याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव, जीव नहीं है, आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों से और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिका के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ हानि और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, मतलब इनका तो करता ही है, लेकिन इसके अलावा भी करता है, जैसे आपसी संपर्क बनाए रखना, फिर वृहद अणुओं का अवरोध प्रदान करना। ठीक है, फिर ये शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स, खनिज देख लेना, याद रख लेना क्या क्या है। क्योंकि शैवाल की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि दूसरे पौधों में काय की बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन या प्रोटीन की बनी होती है। अब आप याद रख लेना, जो शैवाल की कोशिका भित्ति है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काय की बनी होती है, तो वो है सेल्यूलोज, गिलेक्ट्रॉन्स, मेनॉन्स और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि दूसरे पादप होते हैं वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन या प्रोटीन की बनी होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, एंटी में आ चुका है और आएगा भी। नवपादप कोशिका का कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है। प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है उसकी क्या होती है? वृद्धि होती है, उसकी क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। जैसे कोशिका की उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे क्या होगा उसका? वो घटती जाएगी। ठीक है, इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मा डेस्मेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। मतलब जो मध्य पटलिका है वो कैल्शियम पेप्टाइड की बनी होती है, याद रख लेना, क्योंकि ये भी नीट में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। और जो प्लाज्मा डेस्मेटा होता है वो आड़े तिरछे
उसमें मध्य पट्टिका के रूप में होते हैं। मैं आपको कोशिका बना के बता दूं, ये वाली कोशिका है, मान लो ये वाली कोशिका है, इसमें से आड़े तिरछे हो सकते हैं, वो क्या है, हमारे प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु कहते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। ये कोशिका चिपकने में काम करता है कौन, मध्य पट्टिका। फिर हम इसका देखते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र। अब देखिए ये जो अंतःझिल्लिका तंत्र है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो नीट में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा कोशिका जीवन की कई वाला चैप्टर है ना यार, ये अब पूरा घोट लेना, और मैं जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना यार, वहां से नीट में अलग से क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि यहीं से मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आते थे एनसीईआरटी से। 99% आते हैं यार, 100 में से हो सकता है एक आधा क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन 99 क्वेश्चन तो आप कर ही दो यार, जितने आ रहे उतने है ना, ठीक है। तो आप प्लीज सारा नोट करिए, अच्छे से ध्यान से सुनिए, आप जो भी डाउट है कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ हम देखते हैं आगे अंतःझिल्लिका तंत्र। तो क्या है अंतःझिल्लिका तंत्र, मतलब अंदर वाला जो झिल्ली का है, झिल्ली तंत्र है जो कहाँ का है, अंदर वाला देखते हैं, ठीक है। झिल्लीदार अंग कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें अतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। मतलब इन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनके जो कार्य है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। कार्य भिन्न है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे कि मैं एक स्कूल का एग्जांपल देता हूँ, आप पढ़ते होंगे स्कूल में, तो आप एक स्टूडेंट है वो तो ठीक है, लेकिन आप स्टूडेंट है और शिक्षक है, प्रिंसिपल है, उनके कार्य अलग अलग है लेकिन आपस में सब जुड़े हुए हैं। इन्हें क्या है, अंतःझिल्लिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब हमें देखते हैं कि इस अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, ठीक है। तो इस तंत्र के अंतर्गत अंतद्रव्य जालिका, गोल्जिकाई, लयनकाई और राजधानी अंग आते हैं। कौन कौन आते हैं, तो 4 अंग आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अंतःझिल्लिका तंत्र, सॉरी अंतद्रव्य जालिका, गोल्जिकाई, लयनकाई, राजधानी, ये आते हैं 4 अंग। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और पेरोक्सिसम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं, याद रख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में आ चुका है, इनके एग्जाम्पल याद रख लेना। वो 3 अंग है, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक और पेरोक्सिसम, जो कि इसे अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो आते हैं वो 4 है, कौन कौन से है, अंतद्रव्य जालिका, गोल्जिकाई, लयनकाई और राजधानी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इनके अंगक जो ही है वो, सबसे पहला वो क्या है, अंतद्रव्य जालिका, या उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। वो उसके बारे में हम देखेंगे क्या है। तो वो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतद्रव्य जालिका कहते हैं। ये लाइन सारी है इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा, क्या हुआ था, ये आपस में लपटे हैं, ये केंद्रक है, इसके साथ में है ये अंतर्द्रव्य जालिका है, ये रहा डायग्राम, ठीक है। अब हम इसको और भी आगे बचा हुआ है उसे पूरा करते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्य जाली के बाहरी सतह पर चिपके होते हैं। राइबोसोम कहाँ होते हैं, अंतर्द्रव्य जाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर चिपके होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जिस अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उन्हें खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जिन पर राइबोसोम मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और स्मूथ होते हैं, मतलब ये खुरदुरी हो गई। फिर राइबोसोम में की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी होती है। कैसी होती है, चिकनी, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। जिसमें राइबोसोम होता है उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, और जो चिकनी, जिसमें राइबोसोम नहीं होते उसे क्या कहते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्रावन में सक्रिय भाग लेते हैं उन्हें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। मतलब जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है वो किस में काम आती है, तो वो प्रोटीन संश्लेषण और स्रावन में भागीदारी होता है उसका, ठीक है। ये काफी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में होते हैं। जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में होते हैं। और प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल भी यही है। और वहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन खुरदरी में, याद रख लेना। हम डायग्राम वापस भी देख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ये डायग्राम देखो, इसमें ये जो है वो खुरदुरा है, जिसमें ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं वो राइबोसोम है। और ये जो नीचे है जिसमें राइबोसोम कुछ नहीं, बिंदु नहीं है, चिकने हैं, कौन से, ये वाले, ठीक है। ये याद रख लेना। ये केंद्रक है, छिद्र अंतर्द्रव्य जालिका कौन सी है, ये डायग्राम भी नीट में आ सकता है, बोर्डों में भी आया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसी का, ठीक है। अब हमारा जो अंतर्द्रव्य जालिका वो समाप्त हो चुका है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है,
तो इसमें चिकनी और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका आप याद रख लेना कि कौन सी होती है कौन नहीं। तो जिसमें राइबोसोम होता है तो उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, और जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित रहता है मतलब नहीं होता है उसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। और जो प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो वो है हमारा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। और जो चिकनी होती है उसमें लिपिड संश्लेषण जो प्राणियों में होता है मुख्य स्थल होता है, और जो लिपिड होते हैं वो लिपिड के बाद स्टेरॉयडल हार्मोन भी इसमें होते हैं। ठीक है, अब याद रख लेना। अब आगे देखे हैं गोल्जी उपकरण। जो गोल्जी उपकरण है वो भी अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग है, तो हम उसको भी देखते हैं। केमिलो गोल्जी याद रख लेना, गोल्जी उपकरण से केमिलो गोल्जी 1898, ये सन बहुत ज़्यादा 17 याद रख लेना क्योंकि ये भी कौन से साल में था वो भी पूछा जाता है। ठीक है, गोल्जी केमिलो गोल्जी 1898 ने पहली बार केंद्र के पास घनी रंजी जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। कौन सी तंत्रिका कोशिका, जो वाली होती है ना, ये वाली होती है जिसमें ये ऐसे ऐसे होते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, वो तंत्रिका कोशिका आपने पढ़ी भी होगी पहले। ठीक है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाई कहा गया। क्या कहा गया, गोल्जिकाई कहा गया। ठीक है, क्योंकि गोल्जी ही है, केमिलो गोल्जी के नाम से ये गोल्जी उपकरण है। ये वाला डायग्राम है, ठीक है, देख लेना है, ये वाला डायग्राम है पूरा। अब देख सकते हो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डायग्राम में, अब देख सकते हो इसमें डायग्राम दे सकते हो नीट में भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह बहुत सारी चौपटी डिस्क का आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। थैली और कुंड ये भी याद रख लेना। इसका व्यास कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर व्यास से 1 माइक्रोमीटर व्यास होता है। ये व्यास याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे गोल्जिकाई कहते हैं। गोल्जिकाई में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर शीर्ष व परिपक्व उत्तरोत्तर ट्रांस होता है। अंगक शीर्ष व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, शीर्ष और ट्रांस है, ये याद रख लेना। इसमें जो इसका व्यास दिया वो याद रख लेना, इसके थैली और कुंड के आकार के होते हैं वो भी याद रख लेना। अब हम आगे देखते हैं। गोल्जिकाई का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रवण करना है। संवेष्टित द्रव्य अंतर्द्रव्य जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जिकाई के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इसे स्पष्ट है कि गोल्जिकाई का अंतर्द्रव्य जालिका से निकटस्थ संबंध है। अंतर्द्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जिकाई के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जिकाई ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल है। याद रख लेना, जो हम क्यों कहते थे कि निकटस्थ संबंध रखते हैं ना कार्य में, तो वही है राइबोसोम। मतलब जो हमारा राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण करता है, उसमें जो गोल्जी उपकरण है वो ट्रांस जाता है, सीस पे आता है, और उसमें जो होता है वो गोल्जी उपकरण क्या करता है, गोल्जी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल है। याद रख लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ है। लयन का या लाइसोसोम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है। कैसी संरचना, पुटिका संरचना है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाई में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, संवेष्टन विधि से गोल्जिकाई में बनते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नीट में आ चुका है बार बार, इसीलिए कह रहा हूँ। प्रतिकृत लयनकाय पुटिका में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज व कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। जो ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि को के पाचन में सक्षम होते हैं। मतलब जैसे देखो, कार्बोहाइड्रेट वाले कौन से एंजाइम है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले हाइड्रोलेजेज है, लिपिड को तोड़ने वाले लाइपेजेज, प्रोटीन को प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेट को है। ठीक है, और न्यूक्लियजेज भी आ जाएगी। ठीक है, याद रख लेना, डीएनएज, आरएनएज। फिर अब देखते हैं रसधानी, वैक्यूल। रसधानी जो कि हमारे पौधों में ही पाई जाती है, हमारे उसमें जो पादप में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे में नहीं पाए जाते, पादपों में पाई जाती है। देखते हैं सबसे पहले, कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह जो होती है उसे ही कहते हैं। मान लो ये कोशिका है, इसमें ये झिल्ली द्वारा घिरी हुई है, ये ही है क्या, हमारी रसधानी। आगे देखते हैं, इनमें
पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है उसे वो होता है, ठीक है। भी इसमें मिलते हैं। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है। कैसे झिल्ली से? एकल झिल्ली से। इसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहला जाता है? टोनोप्लास्ट। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेराता है। याद रख लेना, पादप कोशिका कितना परसेंट? 90%। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आता है क्वेश्चन नीट में और आ भी चुका है। फिर ये पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रण प्रवणता के विपरीत, ये काट लेना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? टोनोप्लास्ट आएगा से होकर राजधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता राजधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। ये भी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ये कितना परसेंट भाग होता है? तो वो 90% भाग होता है, ठीक है, कोशिका का। कौन सी? पादप कोशिका। अब हम देखते हैं ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी राजधानी है वो और भी क्या क्या कार्य कर सकती है। तो वो कहती है अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या के लिए? उत्सर्जन के लिए। बहुत सारी कोशिकाएं जैसे आद्यजीव में खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। ये याद रख लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य और भी क्या क्या है, ठीक है। अब है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। याद ही होगा यार, माइटोकॉन्ड्रिया तो सब मतलब जानते ही है ना आप लोग, ठीक है। देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका भी हम पूरी तरह से अच्छे से पढ़ के ऐसी की तैसी कर देंगे इसकी भी, मतलब आप समझ सकते हो यार, ऐसी की मतलब, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे सूत्रकणी माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका तो बहुत कम जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं, लेकिन सूत्रकणिका भी पता होना चाहिए, उसको हिंदी में बोलते हैं। पर सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। सबसे पहली लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्रकणिका को विशेष रूप से अभिरंजित नहीं करते तब तक सूक्ष्मदर्शी में नहीं दिखाई देगा। इसलिए अभिरंजित करेंगे, इसमें एक डाई डालेंगे, कैसे डालेंगे वो भी पढ़ेंगे, तभी जाके वो दिखाई देते हैं। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की कोशिकाएं भिन्न होती है, अलग अलग कोशिका में अलग अलग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, ठीक है। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। यह आकृति व आकार में भिन्न होते, अलग अलग होते हैं। यह तश्तरीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है, यह आकृति याद रख लेना। फिर इसका है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी होती है और 0.1 से 1 माइक्रोमीटर औसतन 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। याद रख लेना, इसका व्यास कितना होता है वो भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। कोसी दोहरी झिल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, जिसकी बाहरी सतह व भीतरी सतह झिल्ली इसकी अवकाशिका को 2 स्पष्ट जलीय कक्षों बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। याद रख लेना, भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से बना होता है उसे क्या कहते हैं? अधात्रिया मैट्रिक्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, द्विझिल्ली वाला होता है ये, ठीक है। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सीमा बनाती है। इसकी अंत झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी या एक वचन क्रिस्टो कहते हैं। हम इसका डायग्राम देख सकते हैं, क्रिस्टी कहाँ दिया हुआ है, ये रहा क्रिस्टो, ये वाला जो है वो ऐसे ऐसे बना हुआ, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी या क्रिस्टो, ठीक है, एक वचन में। अब हम आगे देखते हैं, क्रिस्टो इसके क्षेत्रफल को बढ़ाता है। याद रख लेना, क्रिस्टी क्या बोलता है? इसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है वो बढ़ाता है। इसकी दोनों झिल्लियों में इनमें संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एंजाइम मिलते हैं विशेष, जो सूत्रकणिका के कार्यों से संबंधित है। सूत्रकणिका का वायवीय शोषण से संबंधित है। कौन सी समस्या से संबंधित है? वायवीय शोषण। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, मतलब एटीपी बनती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। अब याद आया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी बनती है। सूत्रकणिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स 70S, कौन से राइबोसोम? 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजन, कौन सी विधि? विखंडन विधि द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब इसमें देख सकते हो कि आपकी कौन सी बाह्य झिल्ली है, फिर भीतरी झिल्ली है, फिर अधात्री है, क्रिस्टी है, फिर अंतःझिल्ली अवकाश है, ठीक है। आप याद रख लेना, ये डायग्राम है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है डायग्राम। आपको वहाँ से लेवल हटा देंगे कि तो फिर वही अपने को करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं लवक या प्लास्टिड, जो हमारे सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक सभी पादप कोशिकाओं में एवं कुछ प्रोटोजोआ
जैसे यूग्लिना में मिलते हैं, प्रोटोजोआ में मिलते हैं, ठीक है। यह आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। ये याद रखना, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक अलग अलग होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, हरित लवक में पर्ण हरित है ना, वर्णक एवं कैरोटीनाइट वर्णक मिलते हैं। कौन कौन से? वर्णहरित और कैरोटीनाइट, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। देख लिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वर्णी लवक में वसा विलयी कैरोटीनाइट वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं, ठीक है। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी, लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन, ये कैसे होते हैं? अवर्णी रंगहीन होते हैं, याद रख लेना। लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित होता है, जैसे मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। तेल में तेल व वसा तथा प्रोटीन में प्रोटीन का भंडारण होता है। ये वर्णक जितने भी है ना, हरित लवक 3 प्रकार के, कौन कौन से? हरित लवक है, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं नीट में, याद रख लेना। फिर आगे देखते हैं, पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्यतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ से? पत्ती की पर्ण मध्यतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आप पढ़े होंगे, हम मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, 11th का ही चैप्टर है ये, ठीक है। हरित लवक लेंस के आकार के, अंडाकार, गोलाकार, चक्री, फीते के आकार के अंगक होते हैं, जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल से 20 से 40 प्रति कोशिका परिवर्तित कोशिका हो सकती है। याद रख लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका आकार और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी दी हुई थी ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया इसका कंपेयर करेंगे हम कि क्या। देखो, सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं, मतलब 2 झिल्लियाँ होती है इसमें भी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है। उपरोक्त 2 में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। इसकी कम पारगम्य होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा पारगम्य होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली में थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड, ठीक है, ये डायग्राम में भी दिया हुआ है। थाइलेकोइड कहते हैं, ये रही थाइलेकोइड, ये वाली जो ऐसे ढेर में है ना, ये वाले ऐसे ढेर में है ऊपर, इसे क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड सिक्के के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेणा कहते हैं। ग्रेणम, ये रहा ग्रेणा, ग्रेनम, ठीक है, अंतर्ग्रेणा थाइलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली में नलिका जो ग्रेणा के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है, उसे पीठिका पटलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठिका पटलिका, ये रही पीठिका पटलिका, ठीक है। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे घेरे होती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं। कहाँ कहते हैं? ये तो पीठिका में मिलते हैं। ये रही पीठिका, ये वाली है ना, ऐसे 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 फिर एक दूसरे को जोड़ रही है। यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं, ठीक है। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S होता है। कोशिका द्रव्य राइबोसोम को 80 से छोटा होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य राइबोसोम में कितना होता है? कौन सा राइबोसोम पे? 80S, और उसमें और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में कौन सा होता है? तो हमारा 70S पाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम हो रखे थे ना कि हमें अभी, मतलब कि ये 70S 80S क्या क्या होता है वो देखेंगे। जॉर्ज पेलेट 1953, यहाँ इंपोर्टेंट याद रख लेने, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते, याद रख लेना। जॉर्ज पेलेट, और इसको पेलेट की कणिकाएँ भी कहते हैं, ठीक है। पेलेट की कणिकाएँ राइबोसोम को, ठीक है, और राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसी का। अब देखो, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S, वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उपिकाइयाँ छोटी व बड़ी उपिकाइयाँ होती है। यहाँ पर S स्वेडबर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। ये इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। यह अपरोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70 व 80S राइबोसोम 2 उपिकाइयाँ बनी होती है। ये वाली बड़ी उपिकाई है, छोटी उपिकाई है, ठीक है। यह राइबोसोम रहा। अब मैं आपको समझा दूँ कि जो 80S है, कौन सा वाला? जो 80S है, 80S की जो होती है वो 2 उप इकाइयाँ होती है। वो कौन कौन सी बताओ मैं आपको?
एक होती है 40 और एक होती है 40S और एक होती है 60S। 60 जो बड़ी होती है, छोटी है वो 40S, ये याद रख लेना। फिर है हमारी जो 70S है, उसमें क्या होता है, 70S की दो उप इकाइयाँ क्या होती है, बड़ी होती है वो 50S होती है और जो छोटी होती है वो 30S होती है। ठीक है, ये आप जोड़ के मत देखना, ये कुछ मतलब कि उसमें वो रहता है ना, वो साधन टैंक होते हैं, उसमें कुछ करा गया था तो उसके अनुसार है। अब हम देखते हैं आगे साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका व तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब हम पढ़ेंगे पक्षमाप व कशाभिका, सिलिया व फ्लैजिला, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक में, सॉरी। अब देखते हैं पक्षमाप एक वचन पक्षमाप व कोशाभिका एक वचन कोशाभिका। रोम सदृश झिल्ली कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। पक्षमाप एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करते हैं जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक। कशाभिका युग अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका के गति में सहायक होते हैं, याद रख लेना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कोशाभिका संरचनात्मक रूप में यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, हम पढ़े थे थोड़े अलग अलग इसलिए। अब हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाप व कशाभिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समांतर होते हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक चौड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विक-अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 यानी 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रकीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान छड़ बनती है। ठीक है, याद रख लेना। 9+2 अक्षसूत्र, ये वाला डायग्राम है, ये वाला किसको क्या बोलते हैं, ये डायग्राम है ना, ये चित्र पूरा याद रख लेना। ये रियल में दिखता है, हमें ये थोड़ा सा आसान कर दिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये भी डायग्राम आते हैं, 9+2 वाला जरूर आएगा। ठीक है, परिधीय द्विक सेतु आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षमाप व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना के बाहर निकलते हैं जिसे आधारीय इकाई कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना। अब देखते हैं हम तारकाई या तारक केंद्र, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स, ये किसका कहते हैं। तारकाई वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है। कैसा बेलनाकार, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। कौन से? अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से। दोनों तारक केंद्र तारकाई में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। याद रख लेना, तारक का बैलगाड़ी के पहिए जैसी, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलेंट सूत्रों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं, वहाँ पे द्विक होते हैं, यहाँ पे त्रिक होते हैं। ठीक है, आपस में जुड़े होते। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक की प्रोटीन से नलिका से प्रोटीन से बनी अरीय दंड से जुड़े होते। तारक केंद्र पक्षमाप व कशाभिका आधारिक बनाते हैं और तंतु जंतु कोशिका का तर्क उपकरण बनाता है। ठीक है, जंतु कोशिका विभाजन में हम देखे थे तारकाई, जो कि हमारे सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं हमारा केंद्रक, जो कि सबको हैंडल करता है। न्यूक्लियस मतलब हमारी कोशिका का, जिसे दिमाग भी कहते हैं। हमारा दिमाग रहता है वैसे कोशिका का दिमाग होता है, वो क्या कहते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियस। क्या दिया हुआ देखो, कोशिकीय अंग का केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन, हमने देखा था ना, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को जो क्षारीय रंग से रंजित होता है उसे क्रोमेटिन का नाम दिया। ठीक है, क्या का? क्रोमेटिन का नाम। अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई वो विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रीय आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे केंद्रिक कहते हैं। ठीक है, ये वाला रहा डायग्राम, इसमें केंद्रिक कहाँ है? ये रही। ठीक है, ये वाले केंद्रिक है। अब हम आगे देखते हैं यह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना था। ये भी 2 झिल्लियों से ही घिरा हुआ था है। ठीक है,
तीन चीज़ें हैं वो दो झिल्ली से घिरी होती है, कौन कौन सी? तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और केंद्रक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये आते भी है कि कौन एक झिल्ली से कौन दो झिल्ली से। वैसे आपको मैं लास्ट में एक चार्ट दूंगा, वो आप देख सकते हो। जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्र के अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतया अंतर्द्रव्यीय जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण को दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक के कोशिका द्रव्य से केंद्र की ओर जाते आते रहते हैं। देखो ये वाले जो छिद्र है ना, ये छोटे छोटे छिद्र, ये वाले केंद्रक के जो छिद्र होंगे उससे क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड कोशिका द्रव्य से केंद्रक में और केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाते आते रहते। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व केंद्रीय कोशिकाएं रहित, ठीक है, जैसे स्तनधारी जीवाणु में रक्ताणु संवहनी और हमारी जो संवहनी पौधों में चालनी नलिकाएं होती है उसमें केंद्रक नहीं होते हैं, हमारे रक्ताणु में नहीं होती है। क्या तुम मानते हो या नहीं? जीवित है तो जीवित है, मानते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं, वो अपवाद है ये। ठीक है, केंद्रीय अधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रक व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रीय केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना है। जो केंद्रिका है, केंद्रक में केंद्रिका होती है, वो कैसी झिल्ली रहित रहती है। इसमें झिल्ली नहीं होती, राइबोसोम में भी झिल्ली नहीं होती है। इसका द्रव्य केंद्रक के सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल है। कौन सा? आरएनए संश्लेषण के लिए राइबोसोम, सक्रिय राइबोसोम। ठीक है, जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषित है करती है, उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये रहा केंद्रिक। ठीक है, ये एक रहा केंद्रिक, इसी में। ठीक है, केंद्रिका जिसे बोलते हैं हम। और अब हम देखते हैं आगे। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियर प्रोटीन की तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व कोशिकाओं विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं, जिसे हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। जो इतर हिस्टोन है वो हिस्टोन प्रोटीन के अलावा होता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों 23 जोड़ों में बिखरा होता है। आप गुणसूत्रों में डीएनए का संवेष्टन पैकेजिंग कक्षा 12 में पढ़ेंगे, जो कि मैं भी पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। हिस्टोन प्रोटीन इसमें इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारे गुणसूत्र है सिर्फ विभाजक कोशिका में दिखाई देते हैं। जो हमारे गुणसूत्र है वो सिर्फ कब विभाजन होती है कोशिका तभी दिखाई पड़ते हैं। तो उनके आकार क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। कौन सा? प्राथमिक संकीर्ण, याद रख लेना। इस पर बिंब आकार की संरचनाएं मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ये रहा काइनेटोकोर, आप देख सकते हो, इसमें काइनेटोकोर दिख रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तारककाई गुणसूत्र के दोनों अर्ध्य गुणसूत्रों से एक बिंदु पर पकड़ कर रखना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार में विभाजित किया गया। किन थे? 4 प्रकार में। आप देख सकते हैं मध्य केंद्र की मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच स्थित होगा, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर लंबाई की होती है। ठीक है, फिर उप मध्य केंद्रीय सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसे परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। अग्रबिंदु सूत्र एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होती है। जबकि अंत केंद्रीय टेलोसेंट्रिक गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। ये 4 प्रकार है, याद रख सकते हो आप। ठीक है, इसमें देखें ये सब दोनों भुजाएं बराबर है, तो दोनों भुजाएं बराबर है मध्य केंद्रिक और ये उप मध्य केंद्रिक। इसमें एक भुजा बड़ी एक भुजा छोटी होती है। इसमें एक अत्यंत एक छोटी एक अत्यंत मुझे ये अंत्य वाली इसमें अत्यंत लास्ट में होता है। ठीक है, अब ये सैटेलाइट जिसे कहते हैं ये द्वितीय संकीर्णन होता है। प्रथम संकीर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोर कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पादप जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है,
याद रख लेना। यहीं पे हमारा होता है चैप्टर समाप्त। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे जाओ। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन क्या करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज कंप्लीट हो जाए अध्याय, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस भी करवाना है 11वीं और 12वीं का दोनों, जो कि हमारा नीट में आता है उस हिसाब से, क्योंकि नीट 2027 की तैयारी करवा रहे हैं, 28 वालों की भी तैयारी हो रही है, तो इसलिए आप बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। और आप इसका सारांश पढ़ लीजिए, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया वो आप सारांश पढ़ लीजिए। सारांश में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आप एनसीईआरटी पढ़ लेकर बैठिए, आप पीवाईक्यू भी देखते रहिए, और आप ये अभ्यास प्रश्न भी करें। आप बोर्डों की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सारे अभ्यास प्रश्न कर लोगे तो आपके अच्छे से बोर्डों की तैयारी कर चुकेगी, क्योंकि आप मैंने पढ़ाया वहीं से ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो की। अब आपको इस चैनल पर सारे वीडियो मिलते रहेंगे, सारे चैप्टर। आपको क्या दिक्कत आ रही है और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, तो आप कमेंट करिए प्लीज़, आप मेरी हेल्प करिए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में जो नया हम चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।